जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आपसे आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर जरूर कमेंट किया करें। उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्लास को सपोर्ट करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय, आंसर कीजिएगा डायबिटीज यानी मधुमेह होने का कारण क्या है। तो फटाफट आंसर करेंगे डायबिटीज या मधुमेह होने का कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा इंसुलिन एक हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो आप जानते हैं इंसुलिन हार्मोन का स्राव पेनक्रियाज से होता है। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज या अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो याद रखना है इंसुलिन का एक भाग है लैंगरहैंस, ठीक है, और वहां बीटा सेल है जहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया, तो इंसुलिन हार्मोन की खोज अगर पूछता है इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया, तो बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा की गई। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा की गई, याद रखिएगा। इन्होंने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की। तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। 1921 में ही आपको पता होगा एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में ही, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप कि 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था और इसी साल बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन के अल्प स्रवण से क्या होता है, डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी होता है। तो अगर पूछता है मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन का लो प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है इंसुलिन के कम उत्पादन होने के कारण, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से अगर पूछे कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है, तो आप आंसर कीजिएगा इंसुलिन हार्मोन के अधिक स्रवण से कौन सा बीमारी होता है। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है, तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी होता है। याद रखना है इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इंसुलिन समझ में आ गया कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अब यहाँ पे यकृत, लीवर, लीवर के बारे में आप जानते हैं लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो याद रखना है मानव शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखना है। लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो आप जानते हैं कि पित्त लीवर से स्रावित होता है और पित्त जो है एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। पित्त जो है एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। इसके अलावा लीवर विषैले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर जो है विषैले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि फिब्रिनोजेन प्रोटीन हुआ, हिपेरिन प्रोटीन हुआ, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इनका निर्माण भी यकृत में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फिब्रिनोजेन और हिपेरिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन है। पूछेगा फिब्रिनोजेन क्या है, हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन और फिब्रिनोजिन प्रोटीन है। क्या है, ये प्रोटीन है। और इसका श्रवण कहाँ से होता है, तो लीवर में होता है, मतलब इसका निर्माण लीवर में होता है। तो याद रखिएगा कि फिब्रिनोजेन और हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। फिब्रिनोजेन प्रोटीन जो है
वो क्या करता है, तो आप जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जबकि हिपेरिन प्रोटीन क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देता है हिपेरिन प्रोटीन। तो दोनों याद रखना है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जबकि हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा कि मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन की कम उत्पादन होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी होता है। ठीक है, समझ में आया। और बिलरूबिन के कारण आपको पता होगा, बिलरूबिन अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे कौन सा बीमारी कहते हैं हम लोग, पीलिया कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि बिलरूबिन का जो शरीर में फैल जाना है, मतलब पूरे शरीर में अगर बिलरूबिन फैल जाता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है, मतलब यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन से प्रेरित होता है इनमें से कौन सा। तो ऑन्कोलॉजी आप जानते हैं कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, तो आंसर तो आपको यही मिल गया। पूछा था कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है, ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित कौन होता है, तो आपको बताना है ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित कौन होता है। तो आप जानते हैं ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन, यही होता है। तो ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, तो ऑन्कोजीन से प्रेरित क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, कैंसर आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहां से क्या क्या सवाल आपका पूछ सकता है। कैंसर होता कैसे है, तो आप जानते हैं कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से कैंसर होता है। ठीक है, कोशिकाओं में अनियमित रूप से वृद्धि होने के कारण कैंसर बीमारी होता है। तो कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर नामक बीमारी होता है। कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। कैंसर होने की संभावना सबसे कम कहाँ होता है, तो कैंसर होने का संभावना सबसे कम जो होता है वो ब्रेन में होता है। ठीक है, और लीवर में होता है। कैंसर की संभावना सबसे कम कहाँ होती है, संभावना सबसे कम कहाँ होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कैंसर की संभावना सबसे कम होती है। ठीक है, कैंसर की संभावना सबसे कम कहाँ होता है, तो लीवर और ब्रेन में। ठीक है, तो लीवर और ब्रेन में कैंसर की संभावना सबसे कम होती है, बाकी जगह कैंसर आराम से हो सकता है, मतलब हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो कैंसर यानी कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर होता है, और कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। कैंसर होने का संभावना सबसे कम लीवर और ब्रेन में होता है, क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऑन्कोलॉजी द्वारा प्रेरित होता है कैंसर। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो इस सवाल को आप याद रखिएगा। बाकी देखिए ऑप्शन में पोलियो, तो आपको बताना है कि पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर एल्गी के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, किसके कारण पोलियो होता है, फटाफट आंसर कीजिएगा। पोलियो किसके कारण होता है, तो आप जानते हैं कि पोलियो फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे, पोलियो फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो जो है फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। और पोलियो का टीका आप जानते हैं किसने बनाया था, पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया, तो जोनास साल्क ने। पोलियो का वैक्सीन जोनास साल्क के द्वारा बनाया गया। अगर पूछ ले पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया, तो जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का वैक्सीन बनाया गया। ठीक है, और अगर पूछेगा पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया, पोलियो ड्रॉप तो एल्बर्ट साबिन। ठीक है, मुंह से लेने वाला जो पोलियो ड्रॉप है उसका निर्माण किसने किया, एल्बर्ट साबिन ने। तो ये दोनों सवाल आपको याद रखना है कि पोलियो ड्रॉप का निर्माण एल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया और पोलियो वैक्सीन का निर्माण जोनास साल्क के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और पोलियो जो है फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब डेंगू के बारे में आप जानते हैं, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। पूछेगा कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। याद रखना है कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक है, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक है,
और डेंगू बुखार जो है ये किसके कारण होता है, तो अरबो वायरस के कारण होता है। तो डेंगू जो है वायरस के कारण होता है और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, समझ गए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी द्वारा प्रेरित होता है कैंसर। समझ में आया। तो मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर हड्डी तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहा जाता है। और कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो कीमोथेरेपी आप जानते हैं, कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, यानी कीमोथेरेपी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो आंसर कीजिएगा, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आप जानते हैं कि न्यूमोनिया जो बीमारी है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा या लंग्स को प्रभावित करता है। और यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखना ये बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकस, याद रखना ये सवाल, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखना है निमोनिया बीमारी डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है और यह हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें होगा क्या, मतलब निमोनिया बीमारी में होगा क्या, तो तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन हो सकता है। ठीक है, तो निमोनिया बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए यहाँ से और क्या क्या सवाल बनेगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, आपसे पूछेगा किडनी के बारे में भी सवाल बहुत एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो किडनी को विकृत कहा जाता है। ठीक है, किडनी को विकृत भी कहा जाता है, याद रखना है, किडनी को विकृत भी कहा जाता है, पूछेगा। अब ये याद रखना है कि कितना होता है, एक जोड़ा होता है। हमारे शरीर में किडनी कितना होता है, एक जोड़ा किडनी होता है, एक जोड़ा किडनी होता है और इसका वजन 140 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मानव शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है और किडनी के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है और गुर्दा या किडनी के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, किडनी के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। समझ में आया। तो किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है और किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। और आपको पता होगा कि किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो याद रखना है नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन्स जो है किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन जो है वो छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है नेफ्रॉन में, जिसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। पूछेगा बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है कि किडनी में बोमेन संपुट होता है या बोमेन कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में छोटा सा प्यालीनुमा रचना होता है जिसको बोमेन संपुट कहा जाता है। और आपको पता होगा किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी जो है ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी विकृत जो होता है ये क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करता है। तो याद रखिएगा किडनी या विकृत या इसे गुर्दा कहते हैं, तो गुर्दा का काम क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर आपको पता होगा किडनी में पथरी हो जाता है, गुर्दा में पथरी हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण बनता है। पूछेगा कि किडनी में स्टोन हो जाता है क्यों, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, यानी पथरी जो होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। तो याद रखना है कि गुर्दा में जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ठीक है, तो ये सवाल आप याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, निमोनिया
डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि हमारे लंग्स यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता। मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो जल के द्वारा नहीं फैलता है, गंदा जल के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि लिखा है देखिए, अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना, यानी सूक्ष्म जीव वगैरह को अगर हम जल में डाल देते हैं तो उनमें कौन सा ऐसा बीमारी है जो हमको नहीं होगा। ठीक है, तो जल के द्वारा जो बीमारी होता होगा वो तो होगा क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव है। ठीक है, लेकिन जो जल से बीमारी नहीं होता है वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बीमारी है जो जल जनित बीमारी नहीं है। बस लैंग्वेज थोड़ा सा टफ किया है, क्वेश्चन आसान है। तो आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा बीमारी है जो जल जनित बीमारी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए, अस्थमा। क्या होगा आंसर, अस्थमा, है ना। क्योंकि अस्थमा बीमारी जो है आप जान रहे हैं, अस्थमा को दम्मा कहा जाता है, ये तो फंगल डिजीज है। ठीक है, बाकी पेचिस, पीलिया और हैजा ये जो है ये जल जनित बीमारी है। तो यहाँ पे याद रखना है, पेचिस, पीलिया और हैजा ये जो है गंदे जल के कारण होता है, जल जनित बीमारी है, जल जनित बीमारी। ठीक है, तो पेचिस, पीलिया और हैजा जल जनित बीमारी है। लेकिन अस्थमा क्या है, आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अस्थमा जो है गंदा पानी पीने से या गंदा पानी के इस्तेमाल से नहीं होता है। क्योंकि अस्थमा जो है ये फंगल डिजीज है, याद रखना है, अस्थमा क्या है, फंगल बीमारी है। अस्थमा जो है वो फंगल बीमारी है। ठीक है, अब आपको पूछेगा फंगल बीमारी कौन कौन सा है, समझ में आ रहा है। अस्थमा को दम्मा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अस्थमा को दम्मा भी कहा जाता है। तो अस्थमा या दम्मा फंगल बीमारी है। अब यह किससे होता है, कौन से फंजाई से होता है, तो याद रखना है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पूछेगा अस्थमा किससे होता है, तो आपको याद रखना है अस्थमा फंजाई यानी कवक से होता है, कवक से होता है। तो कौन सा कवक से होता है, तो एस्परजिलस, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से। ठीक है, तो याद रखना है कि कवक से होता है अस्थमा या दम्मा बीमारी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, फेफड़ा को प्रभावित करता है अस्थमा। आपको पता ही होगा कि अस्थमा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। तो याद रखना है कि अस्थमा या दम्मा बीमारी लंग्स फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो कि कवक से होता है। अस्थमा या दम्मा बीमारी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। ठीक है, और दम्मा के इलाज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दम्मा के इलाज में याद रखना है कि डेरीफाइनिल दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कवक से बहुत सारा बीमारी होता है, इसको भी आप देखिएगा, कवक से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो आपको याद रखना है, एक तो कवक से हो गया दम्मा, कवक से कौन कौन सा बीमारी हो गया, एक तो अस्थमा याद रखना है, अस्थमा यानी दम्मा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, गंजापन, गंजापन जो है कवक से होता है, तो गंजापन जो है कवक से होता है, टीनिया कैपिटस नामक कवक से गंजापन नामक बीमारी होता है। ठीक है, रिंगवॉर्म यानी दाद, रिंगवॉर्म यानी दाद, दाद भी कवक से होता है, तो याद रखना है रिंगवॉर्म यानी दाद बीमारी जो है कवक से होता है। ठीक है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से दाद नामक बीमारी होता है। तो पूछेगा किस कवक से रिंगवर्म बीमारी होता है, तो ट्राइकोफाइटन कवक से रिंगवर्म या दाद बीमारी होता है। एथलीट फुट भी आप सुने होंगे, एथलीट फुट, तो एथलीट्स फुट जो है ये भी क्या है, कवक से होने वाला बीमारी है। तो याद रखना है एथलीट्स फुट कवक से होने वाला बीमारी है। ठीक है, एथलीट्स फुट कवक से होने वाला बीमारी है। ट्राइकोफाइटन नामक कवक से एथलीट्स फुट बीमारी होता है। खाज आप जानते हैं, खाज जो है एक्केरस इसके बीज, खाज बीमारी जो है एक्केरस इसके बीज नामक कवक से होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि दम्मा, गंजापन, दाद, एथलीट फुट, खाज ये सब जो है कवक से होने वाला बीमारी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थमा जो है जलजनित बीमारी नहीं है। अब बाकी भी ऑप्शन आपको देखना चाहिए, जैसे आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे पीलिया या जॉन्डिस के बारे में आपसे पूछेगा, तो जॉन्डिस के बारे में आप बता दीजिएगा कि जॉन्डिस किससे होता है। ठीक है, बता दीजिएगा जॉन्डिस किससे होता है। और अगला ऑप्शन है हैजा के बारे में भी बताएं, हैजा किससे होता है। गंदा पानी पीने से हैजा होगा,
ठीक है। हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है, याद रखना है, हैजा आंत को प्रभावित करता है, हैजा आंत को प्रभावित करता है। और हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। तो याद रखना है, हैजा आंत को प्रभावित करता है, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। पीलिया, पीलिया से सवाल बताइए, आंसर कीजिए पीलिया के बारे में। पीलिया और पायरिया अंतर है। पायरिया जो होता है मसूरों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, पायरिया मसूरों को प्रभावित करता है, लेकिन पीलिया दूसरा बीमारी है। ठीक है, पीलिया जो है अलग बीमारी है। तो आपको कमेंट करना है कि पीलिया हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, जॉन्डिस आप लोग सुने हैं ना? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। हेपेटाइटिस भी कहा जाता है इसको, पीलिया को जॉन्डिस कहा जाता है और इसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है। और यह हमारे लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पीलिया को जॉन्डिस कहा जाता है, इसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है और यह हमारे लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीलिया, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्थमा बीमारी जो है जलजनित बीमारी नहीं है। अगला सवाल, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहां से याद रखिए जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर कीजिएगा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं विश्व मधुमेह दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर, याद रखना है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दीजिएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखना है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझ में आया? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस, तपेदिक यानी टीबी, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व यक्षमा दिवस या फिर विश्व टीबी दिवस, एक ही चीज़ है। टीबी को ही यक्षमा, टीबी को ही तपेदिक कहा जाता है। तो पूछेगा विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यक्षमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, विश्व तपेदिक दिवस या विश्व यक्षमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, मतलब घुमा के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस सवाल का आंसर कीजिएगा, विश्व अल्जाइमर रोग, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पूछेगा, तो आप जानते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व
स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। समझ में आया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस पूछेगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो याद रखेंगे विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? या फिर पृथ्वी दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 तारीख को ही मनाया जाता है, बस आपका महीना अलग है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो मार्च अप्रैल मई हो गया। तो 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो बताइएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जितना विज्ञान से संबंधित जो डेट्स है जो एग्जाम में पूछता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस आप बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। याद रखना है राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। तो याद रखना है विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सवाल पूछ सकता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि एड्स बीमारी जो होता है HIV वायरस के कारण होता है और यह WBC यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा एलिसा टेस्ट के बारे में, ELISA, एलिसा टेस्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म पूछता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। याद रखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे एलिसा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया? और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, हाइपोकैलिमिया डैश की कमी के कारण होता है? आंसर करेंगे हाइपोकैलिमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखना है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलिमिया नामक बीमारी होती है। तो हाइपोकैलिमिया बीमारी पोटेशियम की कमी से होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम के बारे में आप जानते हैं कि पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लोह, आयोडीन, पोटेशियम। ठीक है, ये सब खनिज है जो कि हमारे शरीर को थोड़े बहुत मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलिमिया नामक बीमारी होता है, आपको याद रखना है। पोटेशियम का बहुत सारा काम होता है। तो पोटेशियम करता क्या है? तो पेशीय संकुचन में हेल्प करता है, तंत्रिका आवेग के संचरण में हेल्प करता है। तो इसलिए पोटेशियम को भी हमारे शरीर में मिनिमम मतलब जितना चाहिए उतना मात्रा में ये आवश्यक होता है। प्रत्येक दिन 1 ग्राम पोटेशियम का आवश्यकता होता है हमारे शरीर को। ठीक है, और पोटेशियम जो है लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पे आयोडीन है। तो आयोडीन आप जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा नामक बीमारी होता है। और
थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, आपको पता होगा। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो सभी को पता होगा कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। आयोडीन मछली से भी मिलता है, समुद्री खरपतवार से भी आयोडीन मिलता है, ठीक है। आयोडीन नमक में भी आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, नमक में भी आयोडीन होता है, आप जानते हैं। इसके अलावा आयरन है, तो आप जानते हैं आयरन मतलब लोह, ठीक है। तो जो लोह है इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक बीमारी होता है, क्योंकि आप जानते हैं आयरन जो है हमारे शरीर में आरबीसीज को बनाने में हेल्प करता है। आयरन जो है यानी लोहा जो है लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो खून कम बनेगा, और खून कम बनेगा तो उसको कहेंगे एनीमिया। समझ में आया? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कैल्शियम लिखा हुआ है, तो कैल्शियम आप जानते हैं, कैल्शियम जो है यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, आप लोग सब जानते हैं। एक इसका और एक काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरली आप जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के भी हेल्प करता है। पूछेगा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम भी याद रखना है कि कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो हाइपोकैलेमिया बीमारी जो है पोटेशियम खनिज की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? काफी अच्छा सवाल है। प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता, तो जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए। प्रेस बायोपिया जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, द्विफोक्सी लेंस यानी बायफोकल लेंस, है ना। तो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से सवाल पूछेगा प्रेस बायोपिया से कि प्रेस बायोपिया, यहाँ देखिए लिखा है प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया या जरा दूरदर्शिता जनरली किसमें होता है, तो वृद्धावस्था के कारण होता है। तो याद रखना है, जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया वृद्ध लोगों में होता है। वृद्धावस्था के कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाता है या समाप्त हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर का देख पाते हैं ठीक से, न तो नज़दीक का ठीक से देख पाते हैं। तो व्यक्ति को न तो दूर का सही से दिखता है, न तो नज़दीक का सही से दिखता है, इसलिए व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस यानी बायफोकल लेंस का इस्तेमाल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? तो याद रखना है कि प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था या वृद्ध लोगों में होता है। किन में होता है? वृद्ध लोगों में होता है। तो याद रखना है कि प्रेस बायोपिया वृद्ध लोगों में होता है। तो वृद्ध लोगों में होता है और इसके कारण ना तो नज़दीक का ठीक से दिखता है, ना तो दूर का ठीक से दिखता है, जिसके वजह से बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ आपको देखिए यहाँ से याद रखना है जो एग्जाम में पूछेगा, जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी जिसे मायोपिया कहा जाता है, तो मायोपिया ही लिखते हैं। तो आपसे पूछेगा मायोपिया, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। तो याद रखेंगे, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो सही से देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और इसका कारण क्या होता है? मायोपिया बीमारी का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? इमेज कहाँ बनता है? तो याद रखना है कि मायोपिया बीमारी में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। तो ये अच्छा सवाल है, पूछेगा कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखों पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखना है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, रेटिना से आगे या पहले बन जाता है, आगे बनता है।
ठीक है, आगे बनता है। तो इसको लिख लीजिएगा कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखों पर प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष। तो अब हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, आप आंसर कीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है। तो याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और एक याद रखिएगा, अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और यहाँ एक बेलनाकार लेंस लिखा हुआ है। तो अवतल लेंस समझ में आ गया। अवतल लेंस कहाँ पे यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। दूर दृष्टि दोष यानी जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म पूरा लिख दें, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया। तो हम बता ही चुके हैं कि अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत है तो फोटो ले लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल। कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, बताइए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो हम लोग पढ़ लिए बायफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल होता है। जरा बिंदुकता यानी प्रेस बायोपिया, जो कि आपका आंसर भी होगा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक बचा सिलिंड्रिकल लेंस। तो सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये आपको याद रखना है एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता के लिए। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है, एक जगह लिख लीजिएगा। हो गया, समझ में आ गया। मिटाते हैं। अब अबिंदुकता में आपको याद रखना है कि एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। अगर उसको हॉरिजेंटली चीज़ सही से दिखेगा तो वर्टिकल चीज़ सही से नहीं दिखेगा। अगर वर्टिकली वह व्यक्ति को सही दिख रहा है तो हॉरिजेंटल सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस रोग से बचने के लिए बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। आंसर कीजिएगा, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। देखिए ओस्टियोपोरोसिस लिखा है, ओस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी। तो हड्डी से प्रभावित होगा, मतलब ओस्टियोपोरोसिस बीमारी जो होगा हड्डी को प्रभावित करेगा, है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करेगा, तो हड्डी को प्रभावित करेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। तो ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है हड्डी को प्रभावित करता है, हड्डी से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना या मुलायम होना या छिद्रयुक्त हो जाना। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओस्टियो का मतलब होता है, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियाँ, और पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना। पोरोसिस का मतलब क्या होता है, पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना। पूछेगा पोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो कमजोर होना, यानी हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का मुलायम होना, हड्डी में छिद्र होना,
ठीक है, ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ऑस्टियो का अर्थ होता है अस्थि यानी हड्डी, और पोरोसिस का अर्थ होता है कमजोर या मुलायम होना। अर्थात इस बीमारी से हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, और अस्थिमज्जा की संरचना के हाथ से हड्डियां बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है और हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। ठीक है, और इस रोग से बचने के लिए व्यक्ति को जो कैल्शियम एवं विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हड्डी को मजबूती कौन प्रदान करता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। और पूछेगा इस रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की जांच के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? बीएमडी टेस्ट किया जाता है। पूछेगा ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचने के लिए या मतलब पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, कौन सा टेस्ट लिया जाता है, तो बीएमडी, बोन मिनरल। ठीक है, बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो याद रखना है, पूछेगा अगर आपसे कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जो होता है किस बीमारी के लिए होता है, तो याद रखना है कि बीएमडी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी के लिए होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की जांच के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। याद रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो अब अगला सवाल देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हमारे हड्डियों को प्रभावित करता है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आकर लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्न में से किस यकृत शोथ विषाणुओं हेपेटाइटिस वायरसेज के लिए कोई टीका नहीं है? ठीक है, तो यकृत शोथ विषाणु यानी हेपेटाइटिस के लिए टीका है, लेकिन कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस वायरसेज है जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं है? तो आंसर कीजिएगा, आंसर इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए, याद रखना है हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए टीका है। तो हेपेटाइटिस ए बी डी के लिए टीका है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका नहीं है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ए बी डी। तो आप जानते हैं ए बी डी मतलब ए बी डिविलियर्स, क्रिकेट में आप देखते होंगे ए बी डिविलियर्स। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस यकृत शोथ ए बी और डी, यकृत शोथ ए बी डी के लिए तो वैक्सीन है यानी टीका है, लेकिन यकृत शोथ यकृत शोथ विषाणु सी के लिए कोई भी तरह का टीका नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका नहीं है। समझ में आया? हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका नहीं है, आपको याद रखना है। इंग्लिश वाला ही याद रखिए, ज़्यादा आसान है। हिंदी में देखिए थोड़ा हार्ड लगेगा, यकृत शोथ विषाणु ऐसे करके हार्ड होगा। तो याद रखना है डायरेक्टली कि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस ए डी और बी के लिए टीका है। ठीक है, अगला सवाल, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो आंसर कीजिएगा, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीलिया भी कहा जाता है, इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस को पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस को पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है। यह लीवर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह वायरस के कारण होता है। अब देखिए कौन कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है, फटाफट देख लेते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो याद रखना है डेंगू फीवर वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? तो आपको याद रखना है डेंगू जो होगा, डेंगू फीवर वायरस के कारण होता है। इसके अलावा याद रखना है पोलियो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। चेचक वायरस के कारण होता है। छोटी माता वायरस के कारण होता है। गलसोथ वायरस के कारण होता है। ठीक है, खसरा वायरस के कारण होता है। खसरा किससे होता है? वायरस के कारण होता है। ट्रैकोमा आँख को प्रभावित करता है और ट्रैकोमा भी वायरस के कारण होता है ना।
रेबीज वायरस के कारण होता है। बहुत सारा बीमारी है जो वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है, और आपको याद रखना है हर्पीज वायरस से होता है, मेनिंजाइटिस वायरस से होता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, चेचक, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा, रेबीज, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ये सब जो है वायरस के कारण होने वाला प्रमुख बीमारी है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है। जैसे टिटनस, टिटनस जो होता है बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और क्लास्ट्रोडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो टिटनेस बैक्टीरिया से होगा, हैजा बैक्टीरिया से होगा, टाइफाइड बैक्टीरिया से होगा, हैजा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। और क्या होता है बताइए, याद है तो? क्षय रोग यानी टीबी बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, पहले ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लेग बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी यानी हुपिंग कफ, काली खांसी जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, काली खांसी बैक्टीरिया से होता है। तो टिटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, काली खांसी बैक्टीरिया से होने वाला प्रमुख बीमारी है, याद रखिएगा। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? तो आंसर कीजिएगा, किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? आंसर क्या होगा, आंसर बताएंगे? तो बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था, किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बीमारी जो है आंख को प्रभावित करता है, और ट्रेकोमा बीमारी जो है ये भी आंख को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद भी आंख को प्रभावित आंख में होता है, और सूखी आंख, ठीक है, यानी जेरोप्थेल्मिया जिसे कहते हैं, ये भी आंख में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि चिकित्सीय स्थिति जिसमें आंख की प्रकाशिक तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाती है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोमा, ठीक है। ये आंख को प्रभावित करता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। आपको बताना है कि विल्सन रोग जो है ये एक प्रकार का हेरिडिटी डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है। तो इसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या स्टोर हो जाता है? विल्सन बीमारी में शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, ठीक है। तो याद रखना है कि शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाने के कारण विल्सन बीमारी होता है, ठीक है। तो शरीर में कॉपर की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण, कॉपर अगर अधिक स्टोर हो जाता है तो उससे विल्सन नामक आनुवांशिक बीमारी होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक के लिए पहला टीका किन्होंने बनाया था? तो आप सभी जानते हैं कि चेचक के लिए पहला टीका किसने बनाया? तो आंसर कीजिएगा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर क्या होगा? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। बाकी यहाँ पे देखिएगा, और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। लुईस पास्चर के बारे में पूछता है, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया? लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब आपको बताना है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ से आपको फटाफट बताना है सारा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपसे पूछेगा चेचक का टीका, तो एडवर्ड जेनर। टीबी का बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया, या टीबी के जीवाणु के बारे में किसने बताया? तो फटाफट आंसर बताइए। टीबी के जीवाणु के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। तो याद रखना है, टीबी के जीवाणु के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया। चेचक के टीका के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया। बीसीजी टीका का खोज किसने किया? बीसीजी टीका का खोज किसने किया? तो बीसीजी का टीका का निर्माण यूरिन कामेट ने किया। तो बीसीजी टीका यूरिन कामेट के द्वारा तैयार किया गया। तो याद रखना है, बीसीजी टीका यूरिन कालमेट के द्वारा तैयार किया गया। और ऑप्शन में क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज किन्होंने की? तो पेनिसिलिन की खोज आप लोग जानते हैं
पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। तो आप सभी को पता है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। इंसुलिन का खोज किसने किया? इंसुलिन हार्मोन है और इंसुलिन का खोज किसने किया? तो बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा पूछेगा पेचिस बीमारी का चिकित्सा, ठीक है, और प्लेग बीमारी, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पेचिस और प्लेग की चिकित्सा के बारे में किसने बताया? तो पेचिस और प्लेग की चिकित्सा के बारे में किसने बताया? कीटाजारो। ठीक है, तो पेचिस और प्लेग की चिकित्सा के बारे में किसने बताया? कीटाजारो, याद रखना है। तो पेचिस और प्लेग के चिकित्सा के बारे में किसने बताया? कीटाजारो ने बताया, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और भी सवाल बन सकता है, जैसे आरएनए का आविष्कार किसने किया? आरएनए, तो आर से आर्थर हो गया, तो आरएनए का निर्माण आर्थर अर्ग और जेम्स, मतलब आरएनए की खोज आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने किया। तो आरएनए का खोज किसने किया? आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन। तो याद रखना है, आरएनए का खोज आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन के द्वारा किया गया। पोलियो वैक्सीन जोनास ईसॉल्क के द्वारा खोजा गया। डायबिटीज बेंटिंग के द्वारा खोजा गया। क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया? तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन ने किया। तो पूछेगा क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन ने किया। एंटीजन का आविष्कार किसने किया? तो एंटीजन का आविष्कार आप लोग जानते होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो याद रखना है एंटीजन का आविष्कार किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो लैंडस्टीनर ने एंटीजन का आविष्कार किया, इसको भी याद रखिएगा। तो सवाल क्या था? चेचक के लिए पहला टीका किनके द्वारा बनाया गया? तो चेचक का पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। चेचक वायरस के कारण होता है, चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और चेचक जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है। ठीक है, चेचक वेरिओला वायरस के कारण होता है, छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रतौंधी विटामिन डैश की कमी से होता है, यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है? तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से, यानी रेटिनॉल की कमी से, विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। बाकी आपको पता है विटामिन बी में तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। ठीक है, और इन सब का रासायनिक नाम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, और याद भी रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है। विटामिन B12 लिखा है, तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। पूछेगा विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया बीमारी हो सकता है, याद रखना है। ठीक है, और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? बता दीजिए क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, याद है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखना है कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है, आपको पता होगा। विटामिन के को फ्लिक्विनॉन कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनॉन, याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं रहेगा फ्लिक्विनॉन यानी विटामिन के, तो उसमें क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है कौन? फ्लिक्विनॉन। समझ में आया? तो याद रखना है विटामिन के को फ्लिक्विनॉन कहा, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनॉन है। विटामिन के या फ्लिक्विनॉन की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है। और विटामिन डी की कमी से आपको पता होगा बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से होता है, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो आप जानते हैं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? कौन सा ऐसा बीमारी है जिसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, किस बीमारी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? किस बीमारी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टाइफाइड, जो कि आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड बीमारी होता है और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल टेस्ट से की जाती है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, और भी आपसे सवाल पूछेगा कि टाइफाइड के लिए कौन कौन सा, मतलब पूछ सकता है कौन सा दवा यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और टाइफाइड को आंत्र बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड को आंत्र बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, बाकी एक ऑप्शन और बहुत अच्छा दिया हुआ है, यक्ष्मा यानी टीबी। ठीक है, यानी ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक। ठीक है, और इसे काक रोग भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है काक रोग, तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा एक ही चीज है। ठीक है, और यह एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण यक्ष्मा, काक रोग, तपेदिक या टीबी होता है, याद रखिएगा। और इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसको याद रखना है कि यक्ष्मा के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये पूछता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है किसके लिए? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, यक्ष्मा बीमारी के लिए। ठीक है, यक्ष्मा बीमारी से बचाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा पीएएस भी दिया जाता है। पीएएस क्या होता है? पारा एम्यूनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है ना, पीएएस दिया जाता है। ठीक है, पीएएस दिया जाता है। तो अब आपको पूछेगा पीएएस औषधि का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो यक्ष्मा बीमारी से बचने के लिए पीएएस दवा दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो पीएएस का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पूछ सकता है। तो पीएएस का फुल फॉर्म होता है पैरा, ठीक है, एमिनो सैलिसिलिक, एस होगा ना, पीएएस, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? पूछेगा पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड या पीएएस किस बीमारी से बचाने में मदद करता है? तो यक्ष्मा बीमारी से बचाने में पीएएस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि यक्ष्मा से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका आपको पता होगा। तो बीसीजी का टीका जो है टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस कालमेटी ग्वारिन। तो याद रखना है बीसीजी टीका का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटी ग्वारिन, जो कि यक्ष्मा बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका एक नवीनतम दवा है। पूछेगा कि विलिसिन दवा जो है, विलिसिन दवा किस बीमारी के लिए दिया जाता है? लिखा रहे जितना इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है ये सवाल इसलिए लिख रहे हैं। विलिसिन दवा जो है यक्ष्मा रोगी को दिया जाता है। विलिसिन दवा ये नवीनतम दवा है, तो याद रखिएगा विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है? यहाँ पे कौन सा एक ऐसा बीमारी है जिसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा सिरोसिस जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये तीनों जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। ठीक है, यानी संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तो फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। ठीक है, लेकिन सिरोसिस जो है ये नहीं फैलता है। सिरोसिस एक व्यक्ति को है तो उसी को रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा
पूछ सकता है सवाल। ठीक है, सिरोसिस सही है। ठीक है, अगला सवाल, कालाजार इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। कालाजार जो है किसके कारण होता है? आंसर कीजिएगा, कालाजार किसके कारण होता है? ठीक है, कालाजार किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा कि कालाजार जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, परजीवी के कारण होता है। तो आप आंसर कीजिएगा, कालाजार जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। तो किस प्रोटोजोआ से होता है? लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है। तो याद रखना है, कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है। तो कालाजार लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है। और कालाजार किसको प्रभावित करता है? तो बोन मैरो को प्रभावित करता है। लिख लीजिएगा, बोन मैरो को प्रभावित करता है। कालाजार किसको प्रभावित करता है? बोन मैरो को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आया? तो कालाजार जो है बीमारी, ये अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। और कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। और इसका वाहक क्या है? बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछता है कि कालाजार बीमारी का वाहक क्या है? तो याद रखना है मक्खी। और कौन सा मक्खी? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई पूछेगा, सैंड फ्लाई। ठीक है, तो बालू मक्खी के कारण क्या होता है? कालाजार बीमारी होता है। तो याद रखना है, कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कालाजार बीमारी जो है बोन मैरो को प्रभावित करता है। और कालाजार बीमारी का वाहक होता है बालू मक्खी। ठीक है, तो बालू मक्खी के कारण कालाजार बीमारी होता है। इसके अलावा एक और मक्खी है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई मक्खी जो है, इससे कौन सा बीमारी होता है आपको पता है? सीसी फ्लाई पूछेगा, सीसी फ्लाई मक्खी से, यानी सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी होता है? सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी होता है पता है आपको? तो सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस। तो पूछेगा कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, यानी सोने की बीमारी किससे होता है? तो सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि सीसी मक्खी, सोने की बीमारी जो है सीसी मक्खी से होती है। यह ब्रेन को प्रभावित करता है। स्लीपिंग सिकनेस किसको प्रभावित करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है, यानी दिमाग को प्रभावित करता है। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। समझ में? बहुत ज़्यादा नींद आता है तो ये भी पूछ सकता है कि सीसी मक्खी के कारण होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? तो याद रखना है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से सोने की बीमारी होती है। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण सोने की बीमारी होती है, जो ब्रेन को प्रभावित करता है और यह सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। तो सही आंसर क्या हो गया? समझ में आ गया? कालाजार बोन मैरो को प्रभावित करता है, लिस्मेनिया डोनोवाने प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग नहीं है? कौन सा बीमारी है जो जल जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे खसरा जो होगा जल जनित रोग नहीं है। बाकी हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड गंदा पानी पीने से हो सकता है ना? तो हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड जल जनित बीमारी है, याद रखिएगा, लेकिन खसरा नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है? जो जल जनित है वो याद रखना है, क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे खसरा है, कुछ और ऑप्शन एग्जाम में दे देगा, है ना? तो जल जनित रोग कौन कौन सा है? तो हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड जल जनित रोग है, आप याद रखिएगा। लेकिन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजल्स खसरा, क्योंकि पूछा है नहीं है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, जल जनित रोग हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड जल जनित बीमारी है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और हैजा में लगातार दस्त और उल्टियां होती है। ठीक है, याद रखिएगा। टाइफाइड आप पढ़ ही चुके हैं कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तेज बुखार होता है, सिर बहुत दर्द करता है। और टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको आंत का बुखार भी कहा जाता है, टाइफाइड को। तो ये भी आप याद रखिएगा कि टाइफाइड को आंत का बुखार कहा जाता है। ठीक है, खसरा इंपॉर्टेंट है। खसरा किससे होता है? तो खसरा वायरस के कारण होता है। ठीक है, माफी चाहेंगे। खसरा किससे होता है? तो खसरा जो है याद रखना है वायरस के कारण होता है। किस वायरस से होता है खसरा बीमारी? पता है तो बता दीजिए। खसरा किस वायरस से होता है? तो खसरा जो है मोरबीले वायरस से होता है। किससे होता है? मोरबीली वायरस से होता है खसरा। कुल मिला के पूछेगा किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, तो खसरा जो है मोरबीली वायरस से होता है।
और खसरा जो है पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, शरीर पे लाल लाल दाना हो जाता है खसरा बीमारी में। ठीक है, तो खसरा या मिजल्स बीमारी संपूर्ण शरीर में होता है, इसमें पूरे शरीर पर लाल लाल दाना हो जाता है। खसरा बीमारी मोरबिली वायरस से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हेपेटाइटिस आपको पता है, हेपेटाइटिस को पीलिया कहा जाता है और यह यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आंसर है मिजल्स या खसरा जल जनित रोग नहीं है। अगला सवाल, हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ, हीमोफोबिया डैश का डर है। तो हीमो मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन आप पढ़े हैं कि नहीं, तो हीमो मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड का डर होगा, तो हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ ब्लड। तो सही आंसर क्या होगा, हीमोफोबिया ब्लड का डर है। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और पॉसिबल हो तो क्लास को जाते आते शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा। क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को अप्रिशिएट अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।